एक समय की बात है, बरेलीपुर नाम के एक गांव में रश्मि और सुहानी दो बहुत ही पक्की सहेलियां रहा करती थी। उनके बीच की मित्रता बहुत ही गहरी थी, परंतु दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जहां रश्मि गांव के जमींदार की बेटी थी, वहीं रामू उसी जमींदार के यहाँ काम किया करते थे। जब भी रामू जमींदार के यहाँ काम करने जाते तो वो सुहानी को साथ ले जाते और इसी तरह सुहानी और रश्मि अक्सर मिलने लगती है और दोनों की बहुत ही पक्की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों ही सहेलियां बड़ी हो जाती है। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। अब ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब वो दोनों ना मिले। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन सुहानी के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। देखिए जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? अब ऐसे अनजान मत बनिए जैसे कि आपको जानते ही नहीं है। अरे भाग्यवान, बात बताओगी तभी तो मालूम पड़ेगा। इसमें बताने वाली क्या बात है जी, आप खुद ही देख सकते हैं। सुहानी की उम्र अब शादी लायक हो गई है। हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से हमें कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हम जैसे गरीब से आखिर कौन ही रिश्ता करना चाहेगा, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। आखिर बेटी भी तो हमारी ही है। इसके बाद रामू सुहानी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है। कुछ लड़के घर तो आते हैं, परंतु रामू की गरीबी देखकर रिश्ते के लिए मना करके वहाँ से चले जाते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन सुहानी रश्मि के घर से देर से आती है। सुहानी, तुझे कितनी बार कहा है, अब तेरी उम्र पहले की तरह छोटे बच्चों वाली नहीं रही, तो बड़ी हो गई है। अब समय से घर आ जाया कर और ऐसे रोज रोज जमींदार जी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। माँ, आप तो जानती है ना, मैं और रश्मि कितनी पक्की सहेलियाँ हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी दिन ना मिले। एक दिन शादी हो जाएगी और तुम दोनों अलग अलग घर चली जाओगी, फिर तो तुम्हें अलग अलग ही रहना पड़ेगा। मैं ऐसी बातें मत करो। वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है आज रश्मि को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और रश्मि उन्हें पसंद भी आ गई है। वो लोग रश्मि को और मुझे भी पैसे देकर गए हैं। रश्मि का तो समझ आता है, लेकिन तुझे पैसे क्यों दिए? माँ, क्योंकि मैं उसकी पक्की सहेली हूँ ना, इसलिए दिए होंगे। वो दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन जब सुहानी और रश्मि आपस में बैठे बातें कर रही होती है कि तभी रश्मि अचानक से उठ जाती है और कहती है, अरे यार, बातें करते करते ध्यान ही नहीं रहा समय का। देख, 1 बज गए हैं, हमें शॉपिंग पर जाना है और मेरे लिए शादी का लहंगा लेकर आना है। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद रश्मि सुहानी को एक बड़े से स्टोर में ले जाती है, जहाँ पर हर जगह बस शादी के जोड़े ही लगे हुए थे। रश्मि सुहानी को एक लहंगा दिखाती है और कहती है, अरे सुहानी, तुझ पर तो ये लहंगा बहुत ही सुंदर लगेगा। देख, तेरे चेहरे पर कितना खिल रहा है। अरे ये शादी का लहंगा है और शादी मेरी नहीं तेरी है, तू अपने लिए लहंगा देख। हाँ, शादी मेरी है, लेकिन तू मेरी सबसे पक्की सहेली है और मेरी शादी पर तू मेरी जितनी अच्छी ही दिखनी चाहिए। तो ये बता, तुझे लहंगा पसंद है या नहीं? हाँ, लहंगा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद रश्मि सुहानी के लिए वो लाल जोड़ा ले लेती है। रश्मि सुहानी और अपने लिए शादी के गहनों की शॉपिंग भी करती है, लेकिन सुहानी को समझ नहीं आता कि आखिर रश्मि ने उसके लिए गहने और कपड़े क्यों खरीदे हैं। फिर वो दोनों सहेलियां घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन जमींदार रामू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, रामू, वो मुझे रश्मि की शादी के लिए सामान लेना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ मालिक, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद जमींदार एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाता है और वहाँ से एसी, फ्रिज और ऐसे ही कई तरह के सामान लेता है, लेकिन वो सब सामान वो जोड़े में लेता है। उसे देखकर रामू हैरान रह जाता है और जमींदार से पूछता है, मालिक, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सारा सामान तो आप एक एक देंगे, फिर आप हर सामान जोड़े में क्यों ले रहे हैं? जमींदार रामू की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आता है। जमींदार, सुहानी, रामू और रामू की पत्नी
तीनों को शादी में सुबह सुबह आने का ही निमंत्रण दे देता है और आखिरकार शादी वाला दिन भी आ जाता है। रश्मि मेकअप आर्टिस्ट को अपने रूप में बुला लेती है और उससे अपना बहुत ही सुंदर सा मेकअप करवा लेती है, जिसके बाद वो अपना सुंदर सा शादी का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है, जिसे देखकर सुहानी कहती है, क्या बात है रश्मि, तू तो आज सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जीजा जी तो तुझे देखते ही बेहोश हो जाएंगे। धन्यवाद, लेकिन अब जल्दी से जा और तू भी जाकर तैयार हो जा, मेकअप आर्टिस्ट तेरा ही वेट कर रही है। तभी वहाँ पर जमींदार की पत्नी आ जाती है और सुहानी को देखकर कहती है, अरे सुहानी बेटा, तूने अभी तक मेकअप नहीं करवाया, जा जल्दी से मेकअप करवा ले, फिर तुझे अपना लहंगा भी तो पहनना है ना। सुहानी को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो जमींदार की पत्नी को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मेकअप करवाने चली जाती है और मेकअप आर्टिस्ट उसका बिल्कुल ब्राइडल वाला मेकअप कर देती है और फिर उसे शादी का लहंगा भी पहना दिया जाता है। यहाँ जब रामू और रामू की पत्नी जमींदार के यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर 2 मंडप दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो अचंभे में पड़ जाते हैं। इसके बाद जमींदार की पत्नी रश्मि और सुहानी को लेकर नीचे आती है और दोनों को अलग अलग मंडप पर बैठा देती है। अरे शादी तो रश्मि की है, फिर मुझे मंडप में क्यों बैठाया जा रहा है? माँ, पिताजी, लगता है अब हमें इन्हें सारी सच्चाई बता ही देनी चाहिए। सच्चाई? कैसे सच्चाई? रामू, बात ऐसी है, जब लड़के वाले रश्मि को देखने आए थे तो उनके साथ उनका छोटा बेटा भी आया था। उसने जब सुहानी को देखा तो उसे सुहानी एक बार में ही पसंद आ गई और तुम्हारे हालात जानने के बाद भी उसने सुहानी से शादी करने का मन बना लिया। मैं जानता था कि तुम अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से सुहानी की शादी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने भी झट से हाँ कर दी और फिर तभी से मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी में लग गया। जमींदार की ये बात सुनकर रामू की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो जमींदार के पैर छूने दौड़ता है कि जमींदार उसे उठाकर गले से लगा लेता है। यहाँ सुहानी रश्मि के गले लग जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि, सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगी। तू मेरी सबसे पक्की सहेली है, अगर तेरे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? और वैसे भी अब मैं तेरी जेठानी बनने जा रही हूँ, अब तुझे मेरे आगे झुकना पड़ेगा, समझी? रश्मि की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में बारात आती है और अलग अलग मंडप पर रश्मि और सुहानी दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक बहुत ही अच्छे घर में शादी करके चली जाती है। यहाँ तक कि दोनों की इच्छाएं भी पूरी हो जाती है और दोनों को अलग नहीं रहना पड़ता और वो एक ही घर में बस जाती है और आपस में हंसी खुशी से जीवन बिताने लगती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। प्लीज मुझे यहाँ बैठने दो। नहीं, मम्मी ने मना किया है अपने साथ काले और गरीब लोगों को बिठाने के लिए, वरना मैं भी तुम्हारे जैसी ही हो जाऊंगी। अपने क्लास स्टूडेंट की बात सुनकर बेचारी शीतल क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्लास टीचर मोनिका आती है और सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। सभी बच्चों के ब्लैक बोर्ड से काम नोट डाउन करने के बाद मोनिका ब्लैक बोर्ड इरेज करने लगती है कि तभी रुक जाइए टीचर, मैंने अभी पूरा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा अभी तक? क्लास के सारे बच्चों ने लिख लिया है और तुम हो कि कछुए की चाल चल रही हो। टीचर, किसी ने भी मुझे अपने साथ नहीं बिठाया, इसलिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ा और यहाँ पीछे से ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता। तो तू क्या चाहती है कि इन सभी सुंदर और गोरे अमीर बच्चों के साथ मैं तुझे आगे बिठाऊं? तू जैसी काली और गरीब को इस क्लास में बैठने दे रही हूँ वही शुक्र समझ, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो तेरी शक्ल देखकर ही घिन आने लगती है। टीचर की बात सुन क्लास में सभी बच्चे शीतल पर हंसने लगते हैं, जिसके चलते बेचारी शीतल हेड डाउन करके रोने लगती है। अपने काले रंग और गरीब परिवार से होने की वजह से शीतल से क्लास में कोई भी बात नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी टीचर भी उसका मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है।
आप में से जो भी बच्चा उस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपनी क्लास टीचर को अपना नाम दे दे। 15 अगस्त पर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास के सारे बच्चे मोनिका के पास अपना नाम लिखवाने लगते हैं, जिसमें से एक शीतल भी होती है। तुझे कौन डांस करता हुआ स्टेज पर देखना चाहता है? लगता है तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का बड़ा शौक है। अगर सभी मुझे देखकर हंसेंगे तो कोई बात नहीं, मैं 15 अगस्त पर इस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट तो जरूर करूंगी। मोनिका सभी बच्चों के नाम लिखकर क्लासरूम में चली जाती है। मोनिका के जाते ही एक मेघा नाम की लड़की शीतल के पास आती है। मेघा दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और अमीर होती है और इसी के साथ काफी ज्यादा घमंडी भी। कितना मजा आएगा ना जब एक काला कौवा स्टेज पर डांस करेगा। मेघा, तुम क्यों बार बार मेरा मजाक उड़ाती हो? अरे जिसकी शक्ल और हैसियत मजाक उड़ाने की है तो भला इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेघा की बात सुन क्लास के सारे बच्चे शीतल की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। ये देख शीतल अपना स्कूल बैग उठाती है और प्लेग्राउंड में जाकर रोने लगती है। मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, लेकिन देखना मेरा परफॉर्मेंस इन सबसे अच्छा होगा। सब मेरे लिए जोर जोर से तालियां बजाएंगे। शीतल एनुअल फंक्शन के लिए अपना नाम तो सभी बच्चों के साथ लिखवा लेती है, लेकिन सिर्फ शीतल के रंग और उसकी गरीबी की वजह से उसे परफॉर्मेंस में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। वहीं मेघा को उसकी खूबसूरती और अमीरी के चलते परफॉर्मेंस में सेंटर में खड़ा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी शीतल जी जान लगाकर डांस की प्रैक्टिस करती है। देखो देखो काली लंगूरिया कैसे नाच रही है। कान खोल कर सुन ले, अगर तेरी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ ना तो ये तेरी काली शक्ल भी ना देखने लायक नहीं बचेगी, समझी? मेघा और उसके अमीर दोस्त शीतल को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। शीतल रोते हुए अपनी गरीब झोपड़ी में आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं शीतल बेटा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन कमजोर नहीं। 15 अगस्त तो हम सबके लिए ही है, इसलिए तुम किसी से नहीं डरोगी और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दोगी, समझी? अपनी माँ कावेरी की बात सुन शीतल के अंदर आत्मविश्वास की एक नई किरण उगती है और अगले दिन से शीतल सभी अमीर और घमंडी बच्चों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने डांस पर फोकस करती है। वहीं 15 अगस्त को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं, जिसके चलते स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त के लिए अपने क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे होते हैं। क्या मैं भी तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ? मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। तुम हमारी मदद नहीं कर सकती, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ किसी भी सामान को हाथ लगाओ। लेकिन एक काम तो हम तुम्हें दे ही सकते हैं। हमारा ग्राउंड काफी गंदा हो गया है, तो जाकर पूरे ग्राउंड की अच्छे से सफाई कर दो और उसके बाद क्लास की भी अच्छे से सफाई कर देना। वैसे भी ये सारे काम सिर्फ तुम जैसी काली और गरीब लोगों के लिए ही बने हैं। अपने टीचर की बात सुन शीतल को दुख तो होता है, लेकिन 15 अगस्त के लिए शीतल स्कूल के पूरे ग्राउंड की साफ सफाई करती है, साथ ही क्लास की भी अच्छे से सफाई कर देती है, जिसे देख क्लास के अमीर बच्चे शीतल का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। देखो देखो गाइस, हमारी क्लास की नौकरानी कैसे साफ सफाई कर रही है। वैसे शीतल, मेरी एक एडवाइस है, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर ना इन्हीं कामों को करना शुरू कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर पर नौकरी पर रख सकती हूँ। नहीं मेघा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो मैं अपने देश के आजाद होने की खुशी में कर रही हूँ, ताकि जब हमारे एनुअल फंक्शन में बाहर से लोग आए तो उन्हें भी हम पर गर्व हो। कम से कम मैं साफ सफाई करके गंदगी कम तो कर रही हूँ ना कि तुम्हारी तरह गंदगी फैलाती हूँ। शीतल का ऐसा जवाब सुनकर मेघा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीतल अपना सारा काम खत्म करके वापस अपने डांस प्रैक्टिस में लग जाती है। और अब 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे। कल बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी ना अपने डांस का, अब बताती हूँ इसे। शीतल डांस रूम में अकेले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं मेघा डांस रूम के गेट के बाहर खड़ी होकर चुपके से कुछ कंचे डांस रूम में फेंक देती है, जिस पर जैसे ही शीतल का पैर पड़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो एकदम से नीचे गिर जाती है। मेरा हाथ! अरे शीतल, तुम तो गिर गई। तुम तो डांस की प्रैक्टिस करते हुए ही गिर गई, तो स्टेज पर परफॉर्मेंस क्या ही करोगी। अभी भी टाइम है, इस परफॉर्मेंस से अपना नाम कटवा लो, वरना अभी तो सिर्फ मैं हंस रही हूँ, उस वक्त पूरा स्कूल तुम पर हंसेगा।
ये कहते हुए मेघा जोर जोर से हंसने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन शीतल अब हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी माँ की बातों को याद करते हुए शीतल सबकी बातों को अनसुना करती है और अपने डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज 15 अगस्त का एनुअल फंक्शन होता है। सभी बच्चे एक बार फाइनल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक प्रैक्टिस करते हुए मेघा का पैर ट्विस्ट होता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। मेरा पैर! मेघा, तुम ठीक तो हो ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। टीचर, लगता है मेरे पैर में बहुत गहरी मोच आई है। मैं बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकती। मेघा, ये क्या कह रही हो? थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्पेशल चीफ मिनिस्टर जी आए हैं और अगर सेंटर में तुम ही नहीं रहोगी तो हमारा परफॉर्मेंस कंप्लीट कैसे होगा? मेघा के पैर में मोच आने की वजह से मोनिका काफी ज्यादा परेशान होती है कि तभी शीतल कहती है, मैम, अगर आप कहें तो मैं ये परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। मुझे मेघा के सारे मूव्स अच्छे से याद हैं। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तू है कि और दिमाग खराब करने में लगी हुई है। मैं पागल हूँ क्या जो तुझ जैसी को सेंटर में खड़ा करके अपना पूरा परफॉर्मेंस बेकार करूँगी? मोनिका चाहकर भी अपना परफॉर्मेंस कैंसिल नहीं करवा पाती। थोड़ी देर में स्टेज पर सारे बच्चे परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं। वहीं सामने स्कूल प्रिंसिपल और चीफ मिनिस्टर भी बैठे होते हैं। सभी बच्चे डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक हाथों में तिरंगा लिए शीतल बैक फ्लिप मारते हुए स्टेज पर आती है। ये शीतल ये सब क्या कर रही है? अपनी एंट्री के बाद शीतल सभी बच्चों के साथ मिलकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होता है तो चीफ मिनिस्टर खड़े होकर उन सभी के लिए ताली बजाते हैं। अब सारा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। बेटा, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अच्छा हुआ आपने सेंटर में इस बच्चे को खड़ा किया। इसने सभी बच्चों से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया। बेटा, आप कब से डांस कर रहे हो? कुछ दिन पहले से। एक्चुअली सेंटर में मैं नहीं बल्कि एक मेघा नाम की लड़की थी। उसके पैर में मोच आने की वजह से मैंने उसका परफॉर्मेंस किया, वरना मैं तो सबसे पीछे खड़ी होकर डांस करती थी। लेकिन क्यों बेटा, आप तो इतना अच्छा डांस करते हो। क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा गरीब है और इसका काला रंग तो आप देख ही रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे आगे खड़े होकर डांस करेंगे तो डांस तो खराब होगा ही ना। क्या कहा आपने? आप एक टीचर होके ऐसी बातें कर रही हैं। अगर टीचर ऐसी सोच रखता है तो स्टूडेंट कैसी सोच रखते होंगे? आप जैसे टीचर को तो स्कूल में पढ़ाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ऐसा मत कहिए, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं। गलती मेरी है। अगर मैं खूबसूरत और अमीर होती तो मैम भी जैसे बाकी बच्चों को प्यार करती हैं वैसे ही मुझे भी करती। देखा आपने, यह होती है अच्छी सीख। आपसे अच्छी तो यह बच्ची है जो इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी की बातें कर रही है। शीतल और चीफ मिनिस्टर की बातें सुन मोनिका सबके सामने शीतल से माफी मांगती है। शीतल, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी टीचर होकर मैं समझ नहीं पाई और स्टूडेंट होकर तुमने मुझे समझा दिया। जो बच्चे शीतल का मजाक उड़ाते थे वो सभी शीतल से माफी मांगते हैं और इसी के साथ शीतल को चीफ मिनिस्टर से बेस्ट डांसर की ट्रॉफी भी मिलती है। साथ ही मेघा भी शीतल से दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद अब सारे अमीर और गरीब बच्चे मिलकर हर साल 15 अगस्त पर एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं। परी की जादुई फ्रॉक का जादू। एक समय की बात है, रामदास अपनी पत्नी शीला और बेटी मीना के साथ रहा करता था। रामदास बहुत ही मेहनती था। वो सुबह अपने खेतों में काम करता, दोपहर में सेठ के यहाँ पर बोरियां ढोने का काम करता था और शाम को जमींदार के बाग बगीचे का ख्याल रखता। वो अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उनके लिए वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन शायद उसकी जिंदगी बहुत कम समय की थी, क्योंकि एक दिन जब वो जमींदार के बाग बगीचों का ख्याल रख रहा था कि तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और सही इलाज न मिलने के कारण रामदास की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। रामदास के जाने के बाद शीला और मीना दोनों ही बहुत अकेली हो जाती है, लेकिन घर को संभालने के लिए एक कमाने वाला चाहिए था, इसलिए शीला इस जिम्मेदारी का बोझ अपने सर पर ले लेती है और वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना शुरू कर देती है। वो बस इतना चाहती थी कि रामदास के ना होने पर भी वो मीना की पढ़ाई पूरी करवाए और उसे एक अच्छा जीवन दे पाए, परंतु बहुत ज्यादा काम करने की वजह से शीला की तबीयत काफी खराब हो जाती है। एक सुबह उठकर वो काम पर जा ही रही होती है कि तभी चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है।
मीना अपनी माँ को उठाकर बिस्तर पर लेटाती है। फिर जैसे ही शीला को होश आता है वो उठने लगती है कि तभी मीना कहती है, ये क्या माँ, आपकी तबीयत खराब है, आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, फिर भी आप उठ रही हो। मीना तू जानती है मुझे काम पर जाना है, चल बाजू हट, मुझे जाने दे। अरे मैंने अभी तो आपसे कहा आपकी उठने तक की हिम्मत नहीं है, फिर आप काम कैसे कर पाएंगी? काम तो करना पड़ेगा ना बेटा, अगर काम नहीं करेंगे तो हमें खाने को कैसे मिलेगा? और वैसे भी अगर मैं आज नहीं गई तो अगले दिन मालकिन किसी और नौकरानी को रख लेगी और हमारे कमाने का एकलौता जरिया भी चला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं चली जाती हूँ काम पर। पर बेटा तुझे स्कूल भी तो जाना होता है ना। तो मैंने कब मना किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी? मैं सुबह सुबह जहाँ आप काम करने जाती हैं वहाँ काम करके आ जाऊंगी और फिर वहाँ से आकर स्कूल चली जाऊंगी। और अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, आप यहाँ बैठिए और आराम कीजिए, मैं वहाँ का काम करके आती हूँ। इसके बाद मीना शीला के बताए हुए पते पर चली जाती है। वहाँ पर मालकिन मीना को देखकर कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं आपकी नौकरानी शीला की बेटी हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए कुछ दिन मैं यहाँ काम करूँगी। ठीक है बेटा, आ जाओ, पहले रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर लो, फिर मैं तुम्हें बाकी का काम समझा दूंगी। वो औरत ऐसा कह रही होती है कि तभी वहाँ पर मीना की एक क्लासमेट रेनू आ जाती है जो उसकी क्लास में पढ़ती थी। मीरा को वहाँ देखकर वो कहती है, मीना तू यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे यहाँ काम करने आई है, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसे जानती हो? हाँ माँ, मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये मेरी क्लास में पढ़ती है और इतना पढ़ती रहती है कि इसकी वजह से सारे टीचर्स बाकी बच्चों को डांटते रहते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा, तुम्हें भी इसके जैसा बनना चाहिए। ये मेहनत भी कर रही है और स्कूल में जाकर पढ़ाई भी कर रही है, कुछ सीखो इससे। ऐसा कहकर रेनू की माँ वहाँ से चली जाती है। लेकिन रेनू को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद मीना सारे घर का काम करने लगती है और फिर सारा काम निपटाकर स्कूल को निकल जाती है। यहाँ स्कूल में रेनू सभी बच्चों के आगे मीना का मजाक बना रही होती है कि तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। देखो भाई, आ गई नौकरानी। तुम्हें पता है आज सुबह सुबह ये मेरे घर पर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके आई है। तो अगर किसी को अपने घर पर झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए कोई चाहिए तो हमारी मीना से संपर्क करें। रेनू की ये बात सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो कहती है, वैसे मीना, तुम्हें हमारा क्लासरूम थोड़ा गंदा सा नहीं लग रहा? अगर हो सके तो इसे भी अच्छे से साफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें इसके पैसे भी अपनी माँ से दिलवा दूंगी। रेनू की ये बात सुनकर सभी बच्चे और भी ज्यादा मीना का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारी मीना बिना कुछ कहे अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। मीना के डेस्क पर उसके साथ जो लड़की बैठी थी वो वहाँ से उठकर दूसरे डेस्क पर चली जाती है। ये देखकर मीना बहुत उदास हो जाती है। अब ये रोज का हो जाता है, रोज हर कोई उसका मजाक बनाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल आती है तो रेनू कहती है, गाइस, तुम्हें नहीं लगता किसी के आते ही यहाँ पूरी क्लासरूम में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है? वो क्या है ना, कोई है यहाँ पर जो झाड़ू पोछा करके आता है और वही बदबूदार कपड़े पहन लेता है, इसलिए पूरे क्लासरूम में बदबू फैली रहती है। मैं रोज नहा कर आती हूँ, रोज कपड़े धोकर पहनती हूँ, मुझ में से कोई बदबू नहीं आती। देखा, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। रेनू की ये बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। रोज रोज के तानों और मजाक से मीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एक दिन स्कूल से घर के बजाय एक जंगल में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैं तो अपनी माँ की मदद ही कर रही हूँ। और क्या झाड़ू पोछा करना कोई बुरी बात होती है क्या? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, बल्कि साफ सफाई का काम ही कर रही हूँ। और जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो रोज धोकर पहनती हूँ, फिर भी वो मेरे कपड़ों का मजाक बनाते रहते हैं। ऐसा कहकर मीना रोने लगती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और मीना को देखकर कहती है, क्या हो गया मीना? मैं इतनी देर से देख रही हूँ, तुम रोई जा रही हो। परी जी,
मैं तो कोई गलत काम नहीं करती, रोज अपनी माँ की मदद के लिए झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर भी मेरे क्लास के बच्चे मेरे कपड़ों और मेरे काम का मजाक बनाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक प्रकट करती है और इस फ्रॉक को मीना को देते हुए कहती है, मीना, तुम ये फ्रॉक अपने पास रखो। ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। इसे पहनते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी और इस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद मीना परी को धन्यवाद करके वो फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। मीना उस फ्रॉक को पहनकर उससे कहती है, जादुई फ्रॉक, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो। मीना के इतना कहते ही मीना की माँ बिस्तर छोड़कर खड़ी हो जाती है और एकदम ठीक हो जाती है। अपनी माँ को ऐसे देखकर मीना उन्हें गले लगा लेती है। इसके बाद मीना और जादुई फ्रॉक से 2 गाय मांगती है और उन गायों का दूध लेकर पूरे गांव में बेचने लगती है। धीरे धीरे मीना का ये काम काफी बड़े स्तर पर होने लगता है और वो अपनी एक डेयरी खोल लेती है और फिर वो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और ऐसे ही उसकी डेयरियों की संख्या बढ़ती जाती है और वो कुछ ही महीनों में रेनू से भी ज्यादा अमीर हो जाती है। अब रेनू के सारे दोस्त मीना की तरफ आ जाते हैं, परंतु मीना फिर भी रेनू से बात करती है और मीना का ये व्यवहार देखकर रेनू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो मीना से माफी मांगती है। मीना भी बड़ा दिल रखकर रेनू को माफ कर देती है। मीना की सारी जरूरतें पूरी होने पर वो जादुई फ्रॉक वहां से गायब हो जाती है ताकि उस फ्रॉक से परी किसी और की मदद कर सके और इसके बाद मीना और उसकी माँ शीला हंसी खुशी एक जीवन व्यतीत करने लगते हैं।